हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आई एम सॉरी हब्बी, मुझसे गलती हो गई। आप अपना काम कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठकर जाने को हुई कि तभी सीढ़ियों की तरफ एक सर्वेंट सफाई करते हुए गलती से सेरेमिक के फ्लावर वॉस को गिरा देती है। इसके बाद एक तेज आवाज़ के साथ वह फ्लावर वास फ्लोर पर गिरकर चूर चूर हो गया। सर्वेंट डर के मारे घबराते हुए जल्दी जल्दी माफ़ी मांगने लगी। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैडम, वह गलती से हाथ लग गया और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सर्वेंट की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। राजीव अपनी नीली नज़र उठाकर सर्वेंट को घूरता है लेकिन कुछ कहता नहीं। पिंकी उस पर चिल्लाने ही वाली थी कि तभी सोना बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में हड़बड़ाते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। आप प्लीज़ संभाल कर काम कीजिए और पहले इसे क्लीन कीजिए वरना कहीं किसी के पैरों में ना लग जाए। इतना कहकर सोना अपने कदम वहाँ से बढ़ा ही रही थी। अचानक ही राजीव ने एक झटके में उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपनी गोद में खींच लिया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि सोना को इस बात का एहसास ही नहीं था और वहीं पिंकी की भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। और तभी राजीव अपनी नीली नज़रें उठाकर पिंकी को घूरते हुए दांत पीसकर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, हाउ डे यू, तुम्हें किसने हक दिया मेरे और मेरी बीबी के बीच में बोलने का? मेरी बेबी डॉल तुमसे ज़्यादा समझदार है और उसे मेरा ख्याल बाकी सभी से ज़्यादा है। तो तुम कौन होती हो उसे यह समझाने वाली कि उसे मेरे साथ किस तरह पेश आना चाहिए या किस तरह नहीं? अपनी औकात मत भूलो, समझी? तुम यहाँ हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरी बेबी डॉल की बहन हो। बाकी मैं तुम्हें या किसी को भी यह हक नहीं दिया कि वह हम दोनों के बीच में बोले, चाहे वह कोई भी हो। यह मेरी तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। आज के बाद तुम अपने काम से काम रखोगी, ना कि मेरी बीवी को सलाह दोगी कि उसे मेरा ख्याल किस तरह रखना है और किस तरह नहीं, समझी? और राजीव की बात को सुनकर उसके गोद में बैठी हुई सोना और सामने टेबल पर बैठी हुई पिंकी के चेहरे के रंग उड़ गए। पिंकी तो पूरी तरह घबरा गई, उसके माथे पर पसीना आने लगा। वह घबराते हुए अपनी नज़र इधर उधर करते हुए धीमी आवाज़ में बोली, सॉरी जीजा जी, मैं तो बस दीदी को बता रही थी। अगर उसे कुछ भी बताना होगा तो उसके लिए उसका हस्बैंड है। मुझे मेरी बेबी डॉल को क्या समझाना है और क्या नहीं यह मैं डिसाइड करूँगा, तुम नहीं। बेहतर होगा तुम खुद पर और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझी? और अगर खाना खा लिया है तो निकलो यहाँ से, मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। कहते हुए राजीव की वॉइस बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, जिसे सुनकर पिंकी घबराते हुए ना चाहते हुए भी अपनी जगह से उठ गई और वहाँ से जाने लगी कि तभी राजीव की वार्निंग को सुनकर सोना अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कुछ कहने ही वाली थी। तभी राजीव अपनी नज़र घुमाकर अपनी बीवी की आंखों और होठों की तरफ देखते हुए मदहोश आवाज़ में बोला, सॉरी, मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहता था बेबी डॉल, लेकिन तुम जानती हो ना, मेरा काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सोना के होठों पर प्यार से अपनी उंगली चलाते हुए, पर यह भी जान कि कोई भी काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना कहकर वह प्यार से सोना के होठों की तरफ झुकने लगा और उसकी बातों को सुनकर सोना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। राजीव उसे इस तरह शर्माते हुए देखकर बस उसे देखता ही रह गया और उसके होठों पर झुकने ही वाला था कि तभी आह की आवाज़ के साथ किसी के दर्द से तड़पने की आवाज़ उस पूरे हॉल में गूंज उठी। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में एक अंधेरे कमरे में लगभग 4-5 लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कुर्सी पर बैठाकर बिजली के शॉक दिए जा रहे थे, जिसके बाद उन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। और इसके साथ ही वह लोग चिल्लाते हुए सामने खड़े 2 लोगों की तरफ देखते हुए दर्द से तड़प कर बोले, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो हम लोगों से? हमें यहाँ इस तरह क्यों पकड़ रखा है? इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते? और उन लोगों की इस तरह चीख चिल्लाकर पूछने पर अचानक ही वहाँ एक बहुत ही कोल्ड और कड़क आवाज़ गूंज उठी, यह तो बस एक ट्रेलर है, तुम लोगों को वार्निंग देने के लिए और इस बात का एहसास कराने के लिए कि अब तुम लोगों से जो पूछा जाने वाला है उसका तुम सही सही जवाब दोगे, वरना उसके बाद तुम लोगों को यह सवाल करने का भी मौका नहीं मिलेगा। मिलेगी तो सिर्फ मौत, और वह भी बहुत दर्दनाक। कहते हुए इस आवाज़ के साथ जूतों की टक टक की आवाज़ उन गुंडों के कानों में गई, जिसे सुनते ही उन गुंडों ने अपनी नज़र घुमाकर दूसरी तरफ देखा तो अपने सामने एक मजबूत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को देखकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तुम तो वही हो ना जो उस दिन? कहते हुए गुंडों के शब्द वहीं रुक गए
और उनकी बात को सुनकर सामने खड़े शख्स के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। हाँ, मैं वही हूँ, मानना पड़ेगा। तुम लोगों की याददाश्त बहुत तेज है। आई लाइक इट। चलो अच्छा है, अब तुम लोगों को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, अगर तुम लोगों को मैं याद हूँ तो तुम लोगों को यह भी याद होगा कि उस दिन मैंने तुम लोगों का क्या हाल किया था और किसके लिए किया था। इतना कहकर वह शख्स उनके सामने एक बड़ी सी किंग साइज चेयर पर बैठकर अपने हाथ में ली हुई एक गन में बुलेट को चेक करते हुए, उनके ऊपर निशाना बनाते हुए वापस गन को हटाकर उसके ट्रैगर को चेक करते हुए बोला, एक बार पूछूंगा और एक साथ में मुझे जवाब चाहिए, वरना बदले में क्या अंजाम होगा यह बताने की ज़रूरत नहीं है। वह लड़की गोरी जिसके पीछे उस रात तुम लोग पड़े थे, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। वह कौन है, कहाँ से आई है, वह तुम लोगों तक कैसे पहुँची और तुम्हारा बॉस कौन है। हर एक बात पूरी डिटेल में कहते हुए शिवाय के चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा कोल्ड थे। जी हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि शिवाय था, जिसने इस वक्त अपने बदन पर ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक लेदर पैंट के साथ हाथों में हाफ फिंगर लेदर ग्लव्स और आंखों पर ब्लैक साइड चढ़ा रखा था। और इस वक्त वह सचमुच एक ब्लैक पर्सनैलिटी लग रहा था, जिसे देखते ही अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते। शिवाय अपने दोनों पैरों को ज़मीन पर टिकाकर अपने दोनों कोहनी को घुटनों पर रखकर बंदूक में बार बार बुलेट चेक कर रहा था। उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि गुंडों के भी पसीने छूट रहे थे। और इस वक्त उसके सामने जो 4 गुंडे बैठे थे वह कोई और नहीं बल्कि उस दिन गोरी के पीछे पड़ने वाले गुंडे थे जो उसका पीछा कर रहे थे। तभी एक गुंडा अचानक ही हड़बड़ाकर शिवाय की तरफ देखते हुए बोला, अरे साहब, अगर आपको गोरी के बारे में जानकारी लेनी है तो इसके लिए आपको हमें इस तरह टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमसे बस पूछ लेते तो हम सब बता देते, क्योंकि उस रात गोरी ने हमारे अंदर हमारी इंसानियत जगा दी थी। हम जानते हैं हम गुंडे हैं और यह काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि हमारी भी अपनी फैमिली है। लेकिन गोरी की मासूमियत ने हमें एहसास दिलाया कि हम कितने गलत थे। हमें गोरी के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन हमें जितना भी पता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। हम अपने बॉस के लिए काम करते हैं जिसका नाम है मस्तान अली। वह पीली कोठी रेड लाइट एरिया का दलाल है और जमुना बाई की कोठी पर आना जाना है। उसके पास कई सारी लड़कियां आती जाती रहती हैं जो बेचारी धोखे या मजबूरी में बेची और ख़रीदी जाती हैं। किसी को नौकरी के बहाने लाकर उनके रिश्तेदार यहाँ बेच देते हैं, तो कोई अपने प्रेमी पर भरोसा करके उनके साथ आती है और उसके प्रेमी यहाँ उन्हें बेचकर भाग जाते हैं। फिर वह यहाँ हमेशा के लिए फंस जाती हैं। मस्तान अली उन लड़कियों की खूबसूरती के हिसाब से उन्हें जमुना बाई को देता है। उनकी ऊंची कीमत लगाई जाती है और कुछ लड़कियाँ जो ज़्यादा ही खूबसूरत होती हैं उन्हें वह बड़े बड़े हाई प्रोफाइल पार्टी और नाइट क्लब में बेचता है। हमने सुना है उन लड़कियों की ऑनलाइन बोली भी लगती है, फिर उन्हें विदेशों में ले जाकर बेच दिया जाता है। हम तो बस अपने बॉस मस्तान अली के लिए काम करते हैं। एक दिन हमें 15 लड़कियों का ग्रुप मिला था, उनकी देख रेख हमें करनी थी क्योंकि एक नाइट क्लब में उन्हें बेचा जाने वाला था। डील भी फाइनल हो गई थी। हम लोग सभी लड़कियों को लेकर उस नाइट क्लब में पहुंच गए थे। कई सारे सेठ उन लड़कियों की बोली लगा चुके थे और गोरी भी उनमें से एक थी। लेकिन पता नहीं कैसे अचानक गोरी हमें चकमा देकर वहां से भाग गई और फिर हम लोग उसे ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे आए थे। और फिर क्या हुआ यह तो आपको पता ही है। अब इसके अलावा हम लोग गोरी के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको मस्तान अली को पकड़ना होगा। आगे की बात वही आपको बता सकता है। आप प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हम सच कह रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। और गुंडों की बात को सुनकर शिवाय के चेहरे के एक्सप्रेशन कोल्ड होने लगे थे। वह गुस्से से अपनी सुर्ख नीली आंखों से उन्हें घूरते हुए बोला, अभी मस्तान अली कहाँ मिलेगा। यह सुनकर गुंडे अपना सलाइवा गटकते हुए बोले, वहीं जहाँ वह ज़्यादातर मिलता है, जमुना बाई के कोठे पर या फिर सनशाइन क्लब में। कुछ पक्का नहीं कह सकते। और इतना कहकर शिवाय एक झटके में अपनी जगह से उठकर खड़ा होते हुए अपने लोगों को कमांड देकर बोला, छोड़ दो इन्हें और जाने दो। इतना कहकर शिवाय वहाँ से जा रहा था कि तभी अचानक ही उसके चलते हुए कदम रुक गए और वह तुरंत पलटकर उन सभी की तरफ देखते हुए बोला, जब जानते हो कि काम गलत कर रहे हो तो इस गलत काम से निकलने के लिए मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ। मेरे लिए काम करो, जो गलत होकर भी सही है, फैसला करके बता देना। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया और उसके जाने के बाद सभी गुंडे बहुत खुश हो गए। उन्होंने एक पल नहीं लगाया यह फैसला लेने में कि अब उन्हें किसके लिए काम करना है।
वहीं दूसरी तरफ रूस में सोना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने शर्म से अपनी नज़र झुका ली। राजीव उसे इस तरह शर्माते हुए देखकर बस उसे के होठों को अपने होठों में लेने ही वाला था कि तभी आह की आवाज़ के साथ किसी के दर्द से तड़पने की आवाज़ उस हॉल में गूंज उठी। पिंकी, जो कि सीढ़ियों के रास्ते पैर पटकते हुए जा रही थी, अचानक उसके पैरों के नीचे कांच का टुकड़ा आ गया। आह की आवाज़ के साथ वह तड़पते हुए अचानक ही फ्लोर पर गिर गई और उसके पैरों से खून की धार बह गई। उसकी आंखों में दर्द और आंसू आ गए थे। उसके दर्द भरी आवाज़ को सुनकर अचानक ही सोना ने राजीव को खुद से दूर किया और अपनी नज़र घुमाकर पिंकी की तरफ देखा तो अपनी बहन को दर्द में तड़पते हुए देखकर वह जल्दी से राजीव की गोद से उतरकर पिंकी की तरफ भागी। अरे पिंकी, यह क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? हे भगवान, यह कांच, यह खून, तू देख कर क्यों नहीं चली? देख तो कितना खून बह रहा है। अब वह सर्वेंट की तरफ देखकर नाराज होते हुए बोली, क्या करती हैं आप? मैं आपसे कहा था ना, सारा काम छोड़कर पहले इसे क्लीन कर दीजिए। देखिए तो, लग गई ना इसके पैरों में चोट। और यह सुनकर सर्वेंट हड़बड़ाते हुए बोली, अरे नहीं मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो इसे क्लीन कर ही रही थी। बल्कि मैं तो सब कुछ इस डस्टबिन में उठा लिया था। पता नहीं कैसे यह कांच का टुकड़ा यहाँ आ गया, पहले तो यहाँ नहीं था। कहते हुए सर्वेंट अपने हाथ में लिए हुए डस्टबिन को दिखा रही थी और उसकी बातों को सुनकर फर्श पर दर्द से तड़प रही पिंकी कराहते हुए उस पर गुस्सा करते हुए बोली, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने जानबूझकर यह कांच का टुकड़ा डस्टबिन से निकालकर अपने पैरों में मारा है। तुम पागल हो क्या? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? एक तो खुद ठीक से काम नहीं करती, लापरवाह हो, और मुझ पर ही ब्लेम लगा रही हो। उई माँ, बहुत दर्द हो रहा है दीदी। कहते हुए पिंकी सोना का हाथ पकड़कर दर्द से रो रही थी और अपनी बहन को रोते हुए देखकर अब सोना की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। वह उसके हाथों पर सहारा देकर उसे संभालते हुए बोली, पिंकी तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, तू 1 मिनट रुक। इतना कहकर सोना अपनी नज़र घुमाकर राजीव की तरफ देखती है, जो कि चुपचाप उन दोनों की बगल में आकर अपनी जेब से अपना रुमाल निकालकर पिंकी के पैरों से निकल रहे ब्लड को रोकने की कोशिश कर रहा था। घबराओ मत, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, इससे ब्लड रुक जाएगा। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। बेबी डॉल, इसे संभालो। इतना कहकर राजीव तुरंत अपना मोबाइल निकालकर डॉक्टर को कॉल करता है। सोना पिंकी को सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पिंकी से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। अब सोना मुंह बनाते हुए राजीव से बोली, अरे आप देख क्या रहे हैं, मेरी मदद कीजिए ना। पिंकी को प्लीज़ इसके कमरे तक ले चलिए, तभी तो डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे ना। देखिए तो, इससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। और सोना के मुंह से यह सुनकर राजीव अपनी आंखें छोटी करते हुए सोना को घूरने लगा। व्हाट, मैं इसे गोद में उठाऊं? बेबी डॉल, तुम पागल हो क्या? तुम रुको, सर्वेंट है घर में, मैं उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ। इतना कहकर राजीव वहाँ से जाने को हुआ कि तभी सोना अचानक ही राजीव का हाथ पकड़ लेती है और लगभग उस पर गुस्सा करते हुए बोली, रुकिए, आप कहीं नहीं जा रहे। बस बहुत हो गया, आप मेरी बहन के साथ इतने रूड क्यों रहते हैं कि उसकी प्रॉब्लम में भी मदद नहीं कर सकते? अभी अभी आपने उसे बिना बात की कितनी बातें सुना दी, और अब इस तरह मैं कुछ नहीं जानती, जल्दी से उठाकर ले चलिए वरना। और सोना के मुंह से धमकी सुनकर राजीव के कान खड़े हो गए। वह हैरान होते हुए सोना से बोला, बेबी डॉल, तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हारा दिमाग तो, जो समझना है समझिए, लेकिन पहले मेरी मदद कीजिए, मेरी बहन को तकलीफ हो रही है। इतना कहकर वह रुमाल से पिंकी के जख्मों से निकल रहे खून को संभालने की कोशिश कर रही थी। और अब ना चाहते हुए भी राजीव एक ठंडी सांस लेकर दांत पीसकर पिंकी को ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में उठा लेता है। पिंकी भी गिरने के डर से उसके गले में अपनी बाहें लपेट लेती है। और अब राजीव सीढ़ी से होते हुए अपने कदम ऊपर कमरे की तरफ बढ़ाते हुए कोल्ड वॉइस में सर्वेंट से बोला, अब अच्छे से क्लीनिंग करना, अगर इस बार कोई गलती हुई तो यह कांच तुम्हारे गले में घुसा दूंगा, गॉट इट। राजीव की ठंडी और धमकी भरी आवाज़ को सुनकर सर्वेंट दोबारा अपना काम करने में लग गई। सोना भी जल्दी जल्दी राजीव के पीछे पीछे कमरे की तरफ निकल गई। वहीं पिंकी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी, जिसे उसने तुरंत ही गायब भी कर लिया। राजीव पिंकी को कमरे में लाकर बेड पर बैठा देता है। अब सोना जैसे ही कमरे में आई, वह सोना को इग्नोर कर तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अब सोना भी राजीव के चेहरे पर नाराजगी महसूस कर सकती थी, लेकिन फिलहाल उसे अपनी बहन की चिंता हो रही थी। कुछ ही देर में डॉक्टर उसकी बैंडेज कर देती है और कुछ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन देते हुए बोली, जख्म बहुत ज़्यादा गहरे तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 दिन कोशिश कीजिएगा कि यह अपने पैरों पर चले नहीं। बाकी मैं चलती हूँ, 2-3 दिन बाद बैंडेज चेंज करने पड़ेंगे। थैंक यू डॉक्टर। कहते हुए सोना मायूसी से पिंकी को देख रही थी।
अब वह बेड पर उसके बगल में बैठकर उसके जख्मों को देखते हुए बोली, क्या करती रहती है तू? देखकर क्यों नहीं चलती? यह तो अच्छा हुआ गहरे जख्म नहीं है, वरना प्रॉब्लम हो जाती। खैर, मैं एक काम करती हूँ, लैला को तेरे पास ही छोड़ देती हूँ, वह तेरी हेल्प कर देगी। और हाँ, एक व्हील चेयर भी भिजवा दूंगी ताकि तुझे चलना फिरना ना पड़े। अभी फ़िलहाल तू आराम कर, मैं जाती हूँ। तेरे जीजू का ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। वैसे ही वह थोड़ा नाराज़ लग रहे हैं, मैं उन्हें देखती हूँ, ठीक है? इतना कहकर सोना प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों से थपथपाकर चली गई। और सोना के जाने के बाद पिंकी मायूसी से दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने आप से बोली, आई एम सॉरी दीदी, मैं जानती हूँ मेरी यह हरकत शायद सही नहीं है, पर मैं क्या करूँ? मुझे अपने अंदर कुछ अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन जीजा जी को आपके साथ देखकर मुझे तकलीफ़ हो रही है। भले ही वह थोड़े रूड है, लेकिन इसके बावजूद शायद वह मुझे अच्छे लगने लगे हैं। वह जब मुझसे छूते हैं या कभी मुझसे बात करते हैं, उनका टच। कहते हुए पिंकी अपनी आंखें बंद कर लेती है और राजीव के ख्यालों में खो गई। राजीव ने जब उसे सोना समझकर पहली बार किचन में टच किया था, तभी से उसे अपने अंदर कुछ अजीब एहसास होने लगे और अब शायद वह अपने दिल हार बैठी है। वहीं दूसरी तरफ सोना जब वापस कमरे में आई तो राजीव अपनी ड्रेस चेंज करके तेज कदमों के साथ ऑफिस के लिए निकल रहा था। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी गंभीर लग रहे थे। उसने सोना को इग्नोर किया था कि तभी राजीव की आंखों में अपने लिए नाराज़गी देखकर मासूम सी सोना की आंखों में नमी आने लगी। उसने झटके से राजीव का हाथ पकड़ लिया और अपने भरे हुए गले से उसे देखते हुए कान पकड़कर माफ़ी मांगी। आई एम सॉरी हब्बी, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन इस तरह मुझे इग्नोर। और इससे पहले कि सोना की आंखों से आंसू की बूंदें गिरती, राजीव अपना गुस्सा भूलकर एक झटके में उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, खबरदार बेबी डॉल, जो तुम्हारी आंखों से आंसू की एक बूंद भी गिरी, मुझे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। हाँ, मैं नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने मुझे फोर्स किया अपनी बहन को उठाने के लिए, उसे सहारा देने के लिए, जबकि मैं यह नहीं करना चाहता था। देखो, मैं नहीं जानता तुम इस बात को किस तरीके से लेती हो और किस तरीके से नहीं, क्योंकि तुम एक बहन हो। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम्हारी मेरे अलावा भी कुछ प्रायोरिटी है, लेकिन मेरी तुम्हारे अलावा कोई और प्रायोरिटी नहीं है। तुम्हें अपने रिश्ते संभालने हैं, तुम संभालो, लेकिन मेरे लिए सिर्फ तुम ही एक रिश्ता हो। इसीलिए खबरदार, जो आज के बाद तुम कभी भी मुझे अपनी बहन की किसी भी हेल्प के लिए कहो। हाँ, एक गार्जियन होने के तौर पर मैं उसकी हर एक जिम्मेदारी को निभाऊंगा, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके साथ मेल जोल बढ़ाऊँ। मुझे यह पसंद नहीं है और तुम इसके लिए मुझे फोर्स नहीं कर सकती, समझी? और राजीव की बात को सुनकर सोना मायूसी जैसी सिसकते हुए अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन वह मेरी बहन है, उसके साथ अब थोड़ा सॉफ्ट से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप हमेशा उस पर गुस्सा क्यों करते हैं बिना किसी गलती के? और आज तो उसे आपकी मदद की ज़रूरत थी, मैंने बस इसलिए। इससे पहले कि सोना आगे कोई सवाल करती, राजीव दोनों उसके होठों पर उंगली रखकर उसे कुछ भी कहने से रोकते हुए बोला, बेबी डॉल, मुझे नहीं पता तुम्हारे लिए शादी के क्या मायने हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे दिल में जो जगह तुम्हारी है वह किसी को नहीं हो सकती। माना कि पिंकी की कोई गलती नहीं है और इसीलिए मैं उस पर गुस्सा नहीं करता, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। तुमने तो मुझे पहले भी देखा है ना, तुम जानती हो तुम्हारे आने से पहले मैं कैसा था और तुम्हारे आने के बाद भी मैं वैसा ही हूँ। मेरी सॉफ्ट साइड सिर्फ तुम्हारे लिए है और मेरी लॉयल्टी सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए। बाकी सभी लोग सिर्फ मेरी जिम्मेदारी हैं जिसे मैं बखूबी निभा रहा हूँ। इसके अलावा तुम्हें जो समझना है समझ लो। खैर, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और हाँ, तुम अपना ख्याल रखना और ब्रेकफास्ट कर लेना प्लीज़। मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी, डिनर पर मेरा इंतज़ार मत करना, बाय। इतना कहकर राजीव उसके होठ और गाल पर किस करता है। इसके बाद वह तेज कदमों के साथ वहाँ से चला गया और राजीव के जाने के बाद सोना की सांस में सांस आई, यह सोचकर कि फाइनली उसने अपने पति को मना लिया। और क्योंकि वह राजीव से पहले भी मिल चुकी थी, उसे यह बात अच्छे से पता थी कि राजीव बिना काम की कोई बात नहीं करता, क्योंकि सोना उसकी पत्नी है, वह उसके लिए सॉफ्ट है। वरना इससे पहले भी उसने सोना से कभी किसी चीज़ की उम्मीद या मेलजोल बढ़ाने की कोशिश नहीं की थी। सोना जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, राजीव ने कभी उसे उस नज़रिए से देखा भी नहीं था, लेकिन अब जबकि उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट किया है, वह सोना के अलावा किसी और को नहीं देखता। इस बात को महसूस करते ही उसके दिल में एक गुदगुदी सी हो रही थी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। और वहीं दूसरी तरफ
खुशी और अक्षत एक दूसरे की बाहों में कश्मीर की वादियों में घूम रहे थे। इस वक्त वह दोनों डल झील पर एक हाउस बोट यानी कि शिकारा में मौजूद थे। उनसे थोड़ी ही दूरी पर उनके सिक्योरिटी गार्ड अलग अलग शिकारा में मौजूद थे, जो कि उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चल रहे थे। अक्षत ने सिक्योरिटी रीजन से पूरे डल झील को खुद के लिए बुक कर रखा था और अब वहाँ खुशी और अक्षत के अलावा कोई भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं था। यह बोट हाउस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इसे फूलों से सजाया गया था। इसके चारों तरफ एक शीश महल की तरह बना हुआ था। अंदर गद्देदार बहुत ही सॉफ्ट सोंगी सोफ़ा और रिलैक्सिंग बेड बना हुआ था। साइड की टेबल पर खाने पीने के कुछ फूड आइटम थे। यह बोट हाउस बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन 4-5 लोगों के लिए आराम से इसमें लेटने की जगह थी। खुशी, जिसने इस वक्त कश्मीरी ड्रेस पहन रखी थी, एक लॉन्ग कुर्ता और सलवार, साथ में दुपट्टा और कंधे पर शॉल। अक्षत ने हमेशा की तरह अपना 5 पीस ब्लैक सूट ही पहन रखा था और खुशी की गोद में अपना सर रखकर लेटा हुआ था। वह खुशी के खुले खूबसूरत रेशमी बालों के साथ खेल रहा था। एक कश्मीरी इंसान जिसकी उम्र लगभग 55-60 साल होगी, वह शिकारा को चला रहा था कि तभी अक्षत, जो कि खुशी को अपनी मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था, प्यार से उसके बाल और गालों को सहलाते हुए गाना गाना शुरू करता है। यह चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, यह झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। और अक्षत के मुंह से जाने की इन शब्दों को सुनकर खुशी हैरानी से अक्षत की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई तो अक्षत उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, एक चीज़ कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वह ठीक कहा करते थे। कहकर अक्षत धीरे से अपना चेहरा उठाकर खुशी के होठों पर लाइट किस कर लेता है। अब खुशी बहुत ही जोर जोर से हंसते हुए बोली, अक्षु, आपने यह गाना मेरे लिए गाया? ओ, आप कितने स्वीट हैं। वैसे यह नज़ारा कितना खूबसूरत है ना, और आपके होठों से यह खूबसूरत सा गाना सचमुच अनएक्सपेक्टेड है। और खुशी के चेहरे की मुस्कान को देखकर अक्षत यूं ही उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी तारीफ में तो जितने शब्द कहूँ उतने कम है जान, और यह गाना तो बिल्कुल तुम्हारे लिए ही बना है। अक्षत ने इतना ही कहा था कि तभी शिकारा के बाहर नाव चला रहे बूढ़े अंकल मुस्कुराकर बोले, इस गाने की खूबसूरती ही यह है बेटा जी, कि यह गाना किसी के भी चेहरे पर मुस्कान ले आता है। आपको पता है, सालों पहले इस गाने की शूटिंग इसी डल झील पर हुई थी। इसके अलावा और भी कई सारे गानों की शूटिंग हुई थी यहाँ, लेकिन यह गाना सबसे अलग है। अपने महबूब को खुश करने के लिए, अपना प्यार जताने के लिए इससे अच्छे और मीठे बोल हो ही नहीं सकते। और अंकल की बात को सुनकर खुशी ने मुस्कुराते हुए अक्षत की तरफ देखकर कहा, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल जी, गाना सचमुच बहुत खूबसूरत है। और अब यह गाना और भी खूबसूरत हो गया क्योंकि यह मेरे लिए मेरे वर्ल्ड के बेस्ट हब्बी ने गाया है। और खुशी की बात को सुनकर अक्षत रोमांटिक होते हुए धीरे से अपनी जगह से उठकर अचानक ही खुशी को खींचकर अपने ऊपर कर लेता है। अक्षु, क्या कर रहे हैं आप बेशरम, छोड़िए मुझे, हमारे साथ अंकल भी इस बोट पर हैं, कम से कम उन बेचारे की उम्र का तो ख्याल करो। और खुशी की बात को सुनकर अक्षत अचानक ही अपना हाथ बढ़ाकर एक पर्दा खींचते हुए बोला, शट अप जान, मैं अपनी बीवी से रोमांस कर रहा हूँ, अंकल को क्यों प्रॉब्लम होगी? और अगर तुम्हें अंकल से इतनी ही शर्म आ रही है तो कहो तो उन्हें नीचे धक्का दे दूँ। वैसे भी इतनी उम्र तक वह बहुत नाव में घूम चुके हैं, अब लगता है नाव को उनसे रिटायर करना ही होगा। कहते हुए वह खुशी के गले और कंधे को किस करने लगा। और अक्षत की अजीबोगरीब धमकी को सुनकर खुशी का मुंह बन गया। वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर झुंझलाते हुए बोली, अक्षु के बच्चे, आप कभी नहीं सुधरेंगे। अरे कभी तो यह मरने मारने डूबने डुबाने की बात छोड़ दीजिए, अब आपको बेचारे अंकल से भी प्रॉब्लम हो रही है। उफ, हे राम जी, क्या होगा इस इंसान का। इतना कहकर खुशी फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अपनी नज़र घुमाकर आसपास देखती है तो अब वह लोग पर्दों में घिरे हुए थे। अब जाकर वह थोड़ी रिलैक्स हुई थी कि तभी अक्षत अचानक ही उसे एक बार फिर बेड पर पटक कर उसके ऊपर आते हुए मदहोशी से बोला, मेरा तो वही होगा जान जो तुम करना चाहोगी, तो बोलो कहाँ से शुरू करें। कुछ देर बाद वह दोनों किनारे पर आ चुके थे और थोड़ी देर बाद वह दोनों पहाड़ी की ऊंचाइयों पर थे और एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले वह वादियों में घूम रहे थे। उनके सिक्योरिटी गार्ड एक बार फिर एंथोनी के साथ कुछ दूरी पर ही उन्हें फॉलो कर रहे थे। उन सभी ने इस वक्त सिविल ड्रेस पहन रखी थी क्योंकि अक्सर ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहता था। यह सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सिवाय जमुना बाई की कोठी पर जा चुका था और इस वक्त उसके साथ उसकी टीम भी थी।
सिवाय अपना भेष बदलकर एक आम इंसान की तरह एक रेड कलर की शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहनकर, शर्ट को अपने शोल्डर तक फोल्ड किए बिखरे हुए बाल, आंखों पर टपोरी की तरह चश्मा और पैरों में ब्लैक कलर के स्लीपर पहनकर उस अड्डे पर गया था। इसके साथ ही उसकी टीम भी कस्टमर बनकर ही अजीबोगरीब ड्रेस पहनकर सिंपल लोगों के रूप में कस्टमर बनकर उस कोठे पर गए थे। और वहां जाते ही उन्होंने आसपास अपनी नज़र घुमाकर देखा, जहां कई सारी लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर चेहरे पर मेकअप करके लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वह पूरी तरह से अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए अपने कस्टमर को अपनी तरफ आने का न्योता दे रही थी। हालांकि सिवाय जानता था कि इनमें से कोई भी लड़की अपनी मर्जी से यह काम नहीं कर रही, बल्कि हर किसी को फोर्स किया जाता है। यह वह लड़कियां थी जो मजबूरी में धंधे में उतर चुकी थी। सिवाय भी पूरी तरह से अपने करैक्टर में आते हुए सभी लड़कियों को अपनी लस्ट भरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम लोग भी अच्छी माल हो, लेकिन अपुन को फ्रेश माल चाहिए। बोलो तो जमुना बाई किधर मिलेगी? सुना अपुन ने उसके पास नया चकाचक माल है। और सिवाय की बात को सुनकर लड़कियां उसे ऊपर से नीचे तक देखती हैं। सिवाय टपोरी स्टाइल में भी बहुत ही ज़्यादा हॉट और डसिंग लग रहा था। उसकी मस्कुलर और अट्रैक्टिव बॉडी किसी का भी दिल जीतने के लिए काफ़ी थी। कुछ लड़कियां तो जानबूझकर उसके पास आकर उसके शोल्डर और बालों में हाथ सहलाते हुए उसे अपनी तरफ अप्रोच करते हुए बोली, ए चिकने, तू जमुना बाई से मिलकर क्या करेगा रे? उसके पास जो लड़कियां आती है, बोलो तो उनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन अपुन के साथ चल, अपुन तेरे को पूरा खुश कर देगी। सच, तेरे को अपुन के साथ आने का बिल्कुल भी मलाल नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नखरा नहीं करेगी मैं, जैसा तू कहे। और उन लड़कियों की बात को सुनकर सिवाय उन्हें खुद से दूर करते हुए बोला, ए चिकनी, ज़्यादा मच मच मत कर। अपुन ने कहा ना, अपने को फ्रेश माल चाहिए। इधर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपन हीराबाई के कोठे पर जा रहा है, वहाँ भी चौकस माल आता है। बोलो तो एकदम धांसू। चल रे पंटर लोगों, जमुना बाई के कोठे का रंग फीका पड़ गया, इसीलिए तो यहाँ लाइट देखने को नहीं मिलता। इतना कहकर सिवाय अपने लड़कों के साथ हंसते हुए वहां से जाने लगा कि तभी उसकी बात को सुनकर अचानक एक लगभग 40-45 साल की अधेड़ औरत सभी लड़कियों के घेरे को बीच से चीरते हुए अपने बदन पर साड़ी लपेटे, मुंह में पान दबाए, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, बदन पर भारी भारी गहने और बालों में जूड़ा करके उसमें गजरा लगाए हुए मेकअप के नाम पर बहुत सारा रंग पोता हुआ था, जो उसके चेहरे पर आई हुई झुर्रियों को छुपाने का नाकाम कोशिश कर रही थी। बड़ी ही अदा के साथ मचलते हुए अपने हाथ की चूड़ियों को देखते हुए सामने आई। ए रुक, किधर जा रहा है तू राजा? यह जमुना बाई का कोठा है, यहाँ का रंग इतनी आसानी से फीका नहीं पड़ता। तेरे को लड़की चाहिए ना? बोल कितनी कीमत देगा तू? एक से बढ़कर एक चौकस माल रखेगी तेरे सामने। इतना कहकर उस औरत के चेहरे पर घमंड था और उसकी बात को सुनकर सिवाय अपनी एक आईब्रो उठाकर पलट कर उसकी तरफ देखता है तो उस औरत के साथ एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 16 साल थी अपने हाथ में एक पान का कटोरा लेकर घूम रही थी, लेकिन मेकअप करके भी खुद को खूबसूरत दिखाने की कोशिश कर रही थी। अब सिवाय उस औरत के पास जाकर अपने चेहरे पर तिरछे मुस्कान लिए बोला, पहले माल तो दिखा, फिर अपुन बताएगा कि अपुन को कैसा माल चाहिए। यह सुनकर वह औरत चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए अपनी उंगली से सिवाय को अपने साथ आने का इशारा करती है और सिवाय भी एटीट्यूड के साथ चलते हुए बिल्कुल गले में लिपटे हुए रुमाल को दोनों हाथों से संभालते हुए अपनी नज़र चारों तरफ घुमा घुमा कर देखते हुए उसके पीछे चला गया। अब वह औरत अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, पहले बख्शीश निकाल, फिर माल दिखाऊंगी। जमुना बाई की बात को सुनकर सिवाय ने अपने पैंट की पॉकेट से 500 रुपये के एक बंडल निकालकर उसके हाथों में देते हुए कहा, चौकस माल, चौकस दाम। यह तो सिर्फ नजराना है, अपुन यहाँ अपने लिए नहीं अपने सेठ के लिए आया है और अपने सेठ को पार्टी में एंजॉय करने के लिए मस्त माल चाहिए। बोले तो बिल्कुल झक्कास। और यहाँ सुनकर जमुना बाई मुस्कुराते हुए अपने हाथों की उंगली से इशारा करती है, जिसके बाद वह 16 साल की लड़की पान के डिब्बे को साइड में रखकर चुपचाप वहाँ से चली गई। कुछ ही देर में लगभग 4 लंबे चौड़े मोटे मर्दों के बीच घिरी हुई लगभग 15 लड़कियाँ आई, जो कि काफ़ी घबराई हुई थी। उनकी आंखों में आंसू थे और अपने हाथों को वह सभी नर्वस होकर मल रही थी। जमुना बाई के सामने आते ही उन्होंने अपना चेहरा नीचे कर लिया और रोते हुए कहा, प्लीज़ हम लोगों को जाने दो, हम लोग ऐसी लड़कियां नहीं हैं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और इससे पहले कि उनमें से वह लड़कियां कुछ कह पाती, अचानक यह 2 लंबे चौड़े लड़कों ने आगे बढ़कर उनके चेहरे पर 2 तमाचे खींच दिए। इसके बाद उन लड़कियों का चेहरा दर्द से फट पड़ा
और होठों के किनारे से खून बहने लगा। उनका चेहरा एक तरफ झुक गया और आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगे कि तभी जमुनाबाई मुस्कुराते हुए शिवाय की तरफ देखकर बोली, तो इन सब की चिंता मत कर, इन्हें धंधे में उतारना अपुन का काम है, तू बस अपना माल चुन। जमुनाबाई की घटिया बात सुनकर शिवाय को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसने अपने खोलते हुए खून को संभाला और अपनी नज़र उठाकर उन सभी लड़कियों की तरफ देखा तो उन सभी लड़कियों को ज़बरदस्ती छोटे छोटे रिवीलिंग कपड़े पहनाए गए थे। वह दिखने में काफ़ी ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी, लेकिन उन लड़कियों की हालत देखकर बताया जा सकता था कि यह सभी लड़कियां फिलहाल धंधे में नहीं उतरी और काफ़ी घबराई हुई थी। उन सभी को देखकर शिवाय को उन पर दया तो आ रही थी, लेकिन फिलहाल उसे अपना टारगेट कंप्लीट करना था। अब उसने जमुनाबाई की तरफ देखते हुए कहा, माल तो मस्त है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा आप उनके मालिक को चाहिए। अब उनका सेठ बहुत रंगीला है और लड़कियों के मामले में उसका अपना ही टेस्ट है। बोले तो उसे चाहिए देसी भोली भाली मासूम लड़कियां जिनसे वह खेल सके। तो समझ रही है ना जमुनाबाई, लेकिन इन लड़कियों में वह बात नहीं है। तेरे पास ऐसा आइटम है तो बोल, वरना ऐसा आइटम। कहते हुए जमुनाबाई कुछ सोचने लगी और फिर अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए एक पैर को मोड़कर उसके ऊपर हाथ रखते हुए किसी मर्दाना स्टाइल में बैठते हुए बोली, आइटम मिल जाएगा, लेकिन कीमत बड़ी लगेगी, बोल दे सकता है। और यह सुनकर शिवाय हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, लेकिन आइटम 100% खरा होना चाहिए। बोले तो बिल्कुल ताज़ा, तू समझ रही है ना। यह सुनकर जमुनाबाई की आंखों में लालच उतर आया और वह मुस्कुराते हुए बोली, तू उसकी टेंशन मत ले, दाम तैयार रख। अपुन का लड़का तेरे को अपुन के आदमी के पास ले जाएगा, मैं उसे तेरे बारे में बता दूंगी, मेरा नाम ले लेना, तुझे मस्त माल मिलेगा। इतना कहकर उसने सामने खड़े लड़के की तरफ देखते हुए कहा, ए मुन्ना, जा रे, इसे मस्तान अली के पास ले जा और बोल जमुनाबाई ने भेजा है। इतना कहकर जमुनाबाई शिवाय की तरफ देखते हुए बोली, जा, तेरा काम हो जाएगा। और फाइनली मस्तान का नाम सुनते ही शिवाय के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। वह अपनी जगह से उठकर मुन्ना के साथ वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में एक नाइट क्लब में एक आदमी जिसमें वाइट कुर्ता पजामा पहन रखा था, मुंह में सिगरेट और हाथ में शराब की बोतल, वह नाइट क्लब में छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस कर रही लड़कियों के साथ बेशर्मी भरा डांस कर रहा था। अपने सर पर शराब की बोतल लेकर उंगली में सिगरेट दबाकर उसकी कस लेते हुए अपने आगे पीछे घूम रहा था और वहाँ एक बहुत ही धमाकेदार म्यूजिक चल रहा था। बच के तू रहना रे बाबा, बच के रहना रे। और तभी सिवाय मुन्ना के साथ मस्तान को ढूंढते हुए वहां तक आया। इस वक्त उसके साथ उसकी टीम भी थी। मस्तान को देखते ही उसका खून खोलने लगा और जैसे ही मुन्ना ने मस्तान की तरफ इशारा किया, सिवाय तुरंत अपनी गन निकालकर मस्तान के दोनों पैरों पर शूट कर देता है। और यह सब होते ही अचानक ही तेज म्यूजिक बंद हो गया। सभी लड़कियां चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगी। वह अपने कानों पर हाथ रखकर चीख रही थी। मस्तान दर्द से तड़पते हुए फ्लोर पर पड़ा हुआ था, उसका खून चारों तरफ बह रहा था। उसने तुरंत अपने पॉकेट से अपना गन निकालने की कोशिश की तो सिवाय ने उसके उस हाथ पर भी फायर कर दिया। अचानक मस्तान के लोग जो कि डांस बार में थे वह उसकी हेल्प के लिए आगे आए तो सिवाय के लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें अपनी गन पॉइंट पर ले लिया कि तभी सिवाय गुस्से से बार गर्ल की तरफ देखते हुए धाड़ कर बोला, इसे बहुत शौक है लड़कियों का नाच देखने का, तो आज जब इसकी मौत हो रही है तो इसे इसकी ज़िंदगी का आखिरी डांस दिखाओ, चलो म्यूजिक ऑन करो। और सिवाय के गुस्से भरे ऑर्डर पर एक बार फिर म्यूजिक प्ले होने लगा। वह लड़कियां ना चाहते हुए भी दोबारा से डांस करने लगी और यह देखकर मस्तान की हालत खराब हो रही थी। सिवाय गुस्से से उसके चारों तरफ घूमते हुए अपने जूतों से उसके जख्मी पैरों और हाथों को मसल रहा था, जिसके बाद मस्तान दर्द से चीखते चिल्लाते हुए अचानक ही बेहोश हो गया। कुछ ही देर बाद सिवाय के लोगों ने उस डांस बार से न जाने कितनी ही लड़कियों को आज़ाद करवाया और अब मस्तान एक बार फिर डार्क रूम में दर्द से तड़प रहा था। उसे होश आ चुका था और सिवाय किसी मौत के फरिश्ते की तरह उसके सामने बैठा उसे घूर रहा था। वह अपने मोबाइल में गोरी की फ़ोटो दिखाते हुए और अपनी मौत को आसान बनाना चाहता है, तो यह लड़की गोरी, चल बता इसके बारे में। और सिवाय की वार्निंग को सुनकर मस्तान अपना सलाइवा गटकने लगा और वहीं दूसरी तरफ खुशी और अक्षत खूबसूरत बर्फ के पहाड़ों में घूम रहे थे। इसके साथ ही वह लोग कुछ शॉपिंग कर रहे थे। खुशी अक्षत की बाहों को अपने दोनों हाथों में लपेटकर उसके कंधे पर अपना सर रखकर मुस्कुराते हुए अक्षत से जिस चीज़ पर भी इशारा करती अक्षत वह हर चीज़ उसके लिए ले लेता। और फाइनली अक्षत खुशी की तरफ देखकर धीरे से बोला, जान, तुम्हें कश्मीर घूमना था तो अब तुम्हारी बात मानते हुए हम लोग यहाँ पूरे 2 दिन से रुके हैं।
पर अब हमें वापस मुंबई जाना होगा, मेरा बहुत सारा काम है। और अक्षत की बात को सुनकर खुशी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, ठीक है अक्षु, हम लोग वापस चलेंगे। वैसे भी आपके साथ तो मुझे हर जगह कश्मीर की तरह लगती है, बहुत ही खूबसूरत। और तभी खुशी की नज़र अचानक पहाड़ों के बीच से बह रहे एक खूबसूरत से झरने पर गई, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई। उसने अक्षत को झरने की तरफ इशारा करते हुए कहा, अक्षु वह देखिए वाटरफॉल, यह कितना खूबसूरत है, चलिए ना वहाँ एक सेल्फी लेते हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और खुशी के इतने प्यार से रिक्वेस्ट करने पर अक्षत मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है। इसके बाद खुशी खुश होकर दौड़ते हुए बच्चों की तरह उछलकर उस तरफ चली गई। लेकिन अगले ही पल अक्षत के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपने इशारे से एंथोनी को अपने पास बुलाया और धीरे से एंथोनी के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर एंथोनी तुरंत ही वहां से चला गया। और अगले ही पल खुशी, जो कि वाटरफॉल के सामने तरह तरह का मुंह बनाकर सेल्फी ले रही थी और चिल्लाकर अक्षत को अपने पास आने को कह रही थी, अगले ही पल उसने जैसे ही पलटकर पीछे की तरफ देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और अब वह अपना सर ना में हिलाते हुए अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। वहीं दूसरी तरफ मस्तान ने अपना मुंह खोल दिया था और उसे गौरी के बारे में सब कुछ बताने लगा, जिसे जानकर शिवाय के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क होने लगे थे। और अब कुछ ही देर बाद मस्तान के दर्द भरी चीख उस पूरे डार्क रूम में गूंज उठी। अब शिवाय तेज कदमों के साथ उस डार्क रूम से बाहर आते हुए अपना मोबाइल निकालकर किसी को ऑर्डर देते हुए बहुत ही ठंड और डीप वॉइस में बोला, बनारस। और अब थोड़ी ही देर में शिवाय गौरी के साथ हेलीकॉप्टर से बनारस के लिए निकल गया। गौरी, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और उसे अपने सर में दर्द हो रहा था क्योंकि वह कुछ ही घंटे पहले होश में आई थी। शिवाय ने उसे अपने सीने से लगाया हुआ था और वह एक बार फिर पूरी तरह खामोश थी क्योंकि उसने एक बार फिर शिवाय के साथ जिस तरह से रिएक्ट किया था, इस बात का पछतावा उसे भी हो रहा था। लेकिन फिलहाल शिवाय उससे कुछ भी नहीं पूछता क्योंकि वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था और गौरी भी उसे कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। गौरी को नहीं मालूम था वह कहाँ जा रहे हैं। वह चुपचाप शिवाय पर भरोसा करके उसके साथ ट्रैवल कर रही थी। शिवाय ने गौरी को अपने सीने से लगाया हुआ था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस और सर्द थे। वहीं खुशी कश्मीर में, जो कि वाटरफॉल के बहुत करीब खड़े होकर अपनी सेल्फी ले रही थी, अचानक ही उसने पीछे पलटकर देखा तो वह पूरी तरह हैरान रह गई क्योंकि जहां अब तक उस जगह पर कई सारे शॉपकीपर थे और कुछ टूरिस्ट, अक्षत के सिक्योरिटी गार्ड, वहीं अब खुशी और अक्षत के अलावा वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। खुशी की आंखों में हैरानी थी कि तभी उसकी नज़र अक्षत के चेहरे पर गई, जिस पर एक शरारती मुस्कान थी। और अक्षत के चेहरे के उस शरारती मुस्कान को देखकर खुशी अपना सर ना में हिलाते हुए धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी। उसके होठ घबराहट के मारे थरथराने लगे थे और चेहरा शर्म के मारे ब्लश करने लगा था कि तभी अक्षत अपने दोनों पैंट के पॉकेट में हाथ डाले बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने कदम खुशी की तरफ बढ़ाते हुए उसे एक दीवाने की तरह देखते हुए बोला, तुमने सही कहा जान, इतना खूबसूरत नज़ारा है और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत मेरी दिलरुबा मेरे सामने है, तो थोड़ा रोमांस और थोड़ी शरारत तो बनती है। तुम्हें सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, अगर तुम मुझे बता दो तो। कहते हुए अक्षत अपने निचले होठों को काफ़ी सैडोस तरीके से अपने दांतों से काट रहा था। इसके साथ ही उसके कदम खुशी की तरफ बढ़ रहे थे और अब खुशी अपने कदम पीछे लेते हुए मुंह बनाकर बोली, मेरे बदमाश अक्षु, प्लीज़ यहाँ मत शुरू हो जाना, अपना ना जगह देखते हैं ना माहौल, आपकी सुई ना एक ही जगह अटकी रहती है, टर्की कहीं के। इतना कहकर खुशी तेजी से वहां से दूसरी तरफ भागने लगी और अब अक्षत उसकी इस हरकत को देखकर यूं ही अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले बड़े ही एटीट्यूड के साथ चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, खबरदार जान, इस बार मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करो और चुपचाप मेरी बाहों में आ जाओ, वरना आई प्रॉमिस तुम जितनी देर मुझसे दूर रहोगी उतनी ही देर मेरे नीचे रहोगी, वह ही एक पोजीशन में। इसीलिए फ़िलहाल यह बच्चों की तरह खेलना बंद करो और मेरे पास आओ, हम अपना गेम खेलते हैं। इतना कहते हुए एक बार फिर अपने कदम खुशी की तरफ बढ़ाने लगा और उसकी बातों को सुनकर खुशी जल्दी से अक्षत से दूर झरने की तरफ भागने लगी और बोली, नहीं नहीं अक्षु, मैं आपके पास नहीं आऊँगी, आप बहुत बदमाश हैं, मुझे बुलाते हैं और फिर मेरी चटनी बनाते हैं। मैं क्या आपको इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ कि खुद शेर के मुँह में चली जाऊँ शिकार बनने। कहकर खुशी खिलखिलाकर हंसते हुए अक्षत से दूर जा रही थी कि तभी अक्षत भी अब उसके पीछे दौड़ रहा था और मुस्कुराकर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, अच्छा तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो जान, तो ठीक है, तुम्हें जितना भागना है भाग लो, क्योंकि चटनी तो तुम्हारी बनकर रहेगी और वह भी बहुत डिलीशियस। इनफैक्ट आज तो मैं तुम्हारा कीमा ही बना दूंगा।
इतना कहकर अक्षत खुशी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इस बार वह अपनी पूरी जान लगा रहा था खुशी को पकड़ने के लिए, लेकिन खुशी चट्टानों के इधर उधर दौड़ते हुए छुपते हुए बोली, क्या कहा? आप मेरा कीमा बनाएंगे? अक्सू के बच्चे, आप मेरी लैंग्वेज कब से बोलने लगे? इस तरह की टपोरी भाषा में तो सिर्फ मैं बात करती हूँ। आप तो बस अपने वही अंग्रेजी बम फोड़िए, मुझ पर वही आप पर सूट करता है। यह तो तुम्हारी संगत का असर है जान। मैंने सिर्फ तुम्हारा प्यार ही नहीं बल्कि तुम्हारी भाषा भी अपने अंदर उतार ली है। तो अब तुम क्या और मैं क्या? तुम एक बार मेरे हाथ आ जाओ, उसके बाद देखो मैंने और क्या क्या सीखा है तुमसे और तुम्हें मैं क्या क्या सिखाता हूँ। कहते हुए अक्सर चट्टानों के पीछे से निकलकर अचानक ही खुशी को पीछे से अपनी बाहों में दबोच लेता है। अक्सू बदमाश कहीं के, आप हमेशा चीटिंग करते हैं। अभी भी आपने मुझे चीटिंग करते हुए पकड़ा है। प्लीज़ छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। आपके साथ कुछ नहीं सीखना और कुछ नहीं करना, मुझे तो सिर्फ आपके साथ घूमना है। कहते हुए खुशी अक्षत की बाहों से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्षत उतनी ही तेजी से उसे पीछे से अपनी बाहों में दबोचकर उसके गाल पर किस करते हुए उसे अपने साथ खींचते हुए झरने के नीचे लेकर आया और मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे साथ घूम ही तो रहा हूँ जान, इस जन्नत के नज़ारे में, और जहाँ तुम हो वहीं तो मेरा जन्नत है। अक्सू नहीं, प्लीज़, यह ठंडा पानी है, मुझे ठंड लग रही है। प्लीज़ 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 बाहर निकलिए बदमाश ठरकी। हे राम जी, कैसा पति दिया है मुझे। कश्मीर में भी बर्फ़ के बीच यह मुझे झरने के पानी से नहला रहे हैं, वह भी शाम के इस वक्त। अक्सू के बच्चे, अगर मुझे सर्दी हो गई ना तो मैं पक्का आपके मुंह के अंदर घुस घुस कर छींकूंगी। हाँ, यह शरारत करने का कौन सा तरीका है? प्लीज़ बाहर चलिए ना। कहकर खुशी अक्षत के हाथ को पकड़कर जबरदस्ती झरने के पानी के नीचे से खींचने लगी, लेकिन अक्षत उसे यूं ही अपने साथ कमर में हाथ लपेटकर अपने करीब खींचते हुए उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर बोला, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी जान, मैं हूं ना, मेरे सीने से लग जाओ। कहकर अक्षत उसके गालों पर किस करने लगा और अक्षत की रोमांटिक बातों को सुनकर खुशी मुंह बनाकर उसके सीने पर पंच मारते हुए बोली, यू बदमाश, आप इतनी चीजी लाइन कहाँ से बोल लेते हैं? आपने क्या रोमांस की क्लासेस ले रखी हैं? आपका प्रोफेसर कौन है, बताइए मुझे। शाहरुख खान की मूवी तो नहीं देखते आप? अक्सू, आप इतने चिपकू क्यों हैं? अक्सू, प्लीज़ चलिए ना यहाँ से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे सचमुच ठंड लग रही है और आपको भी ठंड लग जाएगी, चलिए प्लीज़। कहते हुए खुशी अक्षत का हाथ एक बार फिर खींचने लगी कि तभी अक्षत मुंह बनाते हुए खुशी को कस के अपने सीने से लगाकर उसके चेहरे के करीब जाकर उसके होठों पर किस करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन पहले मुझे लिप टू लिप किस करो, उसके बाद मैं चलूँगा। और अक्षत की अजीबोगरीब डिमांड सुनकर खुशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह मुंह बनाते हुए बोले, व्हाट अक्षु, यह क्या बच्चों जैसी जिद करते हैं कि चॉकलेट दो तभी मैं चलूँगा? कुछ नहीं मिलेगा आपको, चुपचाप चलिए मेरे साथ, वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, फिर भागते रहना अकेले पानी में। इतना कहकर खुशी अक्षत का हाथ छोड़कर सीने पर हाथ बांध लेती है और उसकी बात को सुनकर अक्षत यूं ही एटीट्यूड के साथ दोनों पैंट की पॉकेट में हाथ डाले सीना तान कर बोला, ठीक है तो जाओ, मैं भी यहाँ से नहीं हिलूंगा, चाहे कितनी भी देर हो जाए, चाहे कितनी भी रात हो जाए, चाहे दिन हफ्ते या महीने बीत जाएं। इतना कहकर अक्षत भी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और उसकी जिद को देखकर खुशी अपना माथा पीट लेती है। वह मुंह बनाते हुए अक्षत को घूर कर देख रही थी, क्योंकि वह जानती थी अगर उसके इस जिद्दी पति ने कुछ ठान लिया तो बस ठान लिया, उसके बाद तो वह अपने आप की भी नहीं सुनता। और अब ना चाहते हुए भी खुशी मुंह बनाकर अक्षत के आगे गई और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके होठों पर लाइट किस करती है और फिर उससे दूर होते हुए बोली, लीजिए कर दिया मैंने आपको किस, अब चलिए। यह देखकर अक्षत मुंह बनाते हुए ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं यह कोई किस है, मैंने लिप टू लिप किस मांगा है, जान बेबी किस नहीं। और अब अक्षत की बात को सुनकर खुशी रोने जैसा मुंह बनाकर पैर पटकते हुए बोली, अक्सू के बच्चे, जल्लाद, मुझे ठंड लग रही है, मैं मर रही हूँ और आपको किसकी पड़ी है? अरे मेरे राक्षस पति, प्लीज़ मुझ पर थोड़ी तो दया कीजिए, प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप चलिए ना यहाँ से, बाद में आपको जितनी लेनी है ले लेना, पर फिलहाल मेरी जान मत लो। अक्सू, मुझे सब पता है, यह सब आप मुझे टॉर्चर करने के लिए कर रहे हो ना। मैंने आपको जितना तंग किया था उसके बदले में अच्छा तरीका निकाला है आपने मुझे सजा देने का। इतना कहते हुए खुशी के होठ बुरी तरह कांप रहे थे और वह अपने हाथों से ही खुद को हक करके खड़ी थी। उसके दांत आपस में थरथरा रहे थे और उसके चेहरे के रिएक्शन को देखकर अक्षत फाइनली उसे एक झटके में अपनी गोद में उठाकर उस झरने के नीचे से अपने कदम बाहर निकालते हुए बोला, तुम भूल गई, तुमने भी मुझे बहुत तड़पाया है जान, तुम्हें जो मिली यह तो बस छोटी सी सज़ा है, लेकिन तुमने मुझे जो दिया वह मेरा ज़्यादा दर्दनाक था। लेकिन मैं भी क्या करूं, यह कमबख्त दिल तुम्हें इससे ज़्यादा हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, वरना तुम भी जानती
तुम्हारी हरकतों की क्या सजा हो सकती थी। खैर वह सब छोड़ो और अपना वादा याद रखना। तुम मुझे बहुत सारी किस करोगी और खुद से दूर नहीं होने दोगी, वरना इस बार तुम्हें फ्रीज में बैठा कर खुद भी तुम्हारे साथ फ्रीज में बैठ जाऊंगा, याद रखना। कहते हुए अक्षत के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस थे और उसकी बातों को सुनकर खुशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह मुंह बनाकर अक्षत के सीने पर पंच मारते हुए बोली, मेरे बदमाश डेविल अक्सू, आप मुझे सजा दे रहे हैं, वह तो समझ में आ रहा है, पर खुद को क्यों दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप पत्थर के बने हैं और आपको ठंड नहीं लग रही। इसकी वजह तुम अच्छे से जानती हो जान। मैं तुम्हें नरक में भी अकेले नहीं छोड़ूंगा। तो यह तो सिर्फ छोटी सी सजा थी। और अब अक्षत खुशी को यूं ही अपनी गोद में लिए हुए उसी झरने के पास बने हुए एक कॉटेज में लेकर आया, जो कि यहाँ टूरिस्ट के लिए बना हुआ था। यह 5 स्टार होटल की तरह यह बहुत ज़्यादा लग्जीरियस तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक हनीमून कपल के लिए यह बहुत ही रोमांटिक जगह थी। अक्षत यहाँ आते ही खुशी को एक कमरे में लेकर आया, जहाँ फायर प्लेस में लकड़ियों से आग जल रही थी और बाहर के मुकाबले यहाँ थोड़ी गर्मी थी। अब खुशी अक्षत की गोद में बैठे हुए, अक्सू, आपको समझाना बहुत मुश्किल है। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा रूड और कभी कभी बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाते हैं। मैं जानती हूँ आप यह सब जो कुछ भी करते हैं सिर्फ मेरे लिए करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं मुझे इतना प्यार। और खुशी के सवाल को सुनकर अक्षत, जो कि उसे बड़ी प्यार से अपनी गोद में लेकर बैठा था, उसके हल्के गीले बालों को कानों के पीछे करते हुए उसके गाल पर किस करते हुए बोला, जानना चाहती हो तो सुनो। अब वह खुशी को अपनी गोद से उतार कर धीरे से अपने कदम उस कमरे में लगे हुए बालकनी की तरफ बढ़ा देता है और अब आसमान की तरफ देखकर बोला, किसी चीज़ की कमी नहीं थी मुझे, लेकिन एक चीज़ जिसे हर दिन मैंने अपनी दुआओं में मांगा और जिसकी चाहत मुझे हमेशा है, जिसके बिना यह दिल धड़कता नहीं, यह सांसें चलती नहीं, यह आंखें खोल नहीं पाती। दुनिया में सिर्फ एक है और वह हो तुम जान। खुशी अचानक ही अक्षत की तरफ पलटी और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगी और खुशी की इस हरकत पर अक्षत का दिल झूम उठा। उसने तुरंत खुशी को कमर से थामकर अपने और करीब कर लिया और हल्का ऊपर की तरफ उठा लिया। अब दोनों एक दूसरे के बहुत ही पैशनेट और डीप किस कर रहे थे। अक्षत का हाथ खुशी की कमर पर और दूसरा हाथ उसके सर के पीछे था। वह अपनी आंखें बंद किए हुए खुशी में खोया हुआ था। वहीं खुशी की उंगलियां अब अक्षत के बालों में चल रही थी। अक्षत खुशी को यूं ही किस करते हुए अचानक ही अपनी गोद में उठा लेता है और अपनी किस को और भी ज़्यादा इंटेंस कर लेता है। अब खुशी के पैर अक्षत के कमर में लिपटे हुए थे। देखते ही देखते अक्षत खुशी को अपनी गोद में लिए हुए बेड पर आया और धीरे से उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ गया। इस बीच दोनों की किस एक सेकंड के लिए भी ब्रेक नहीं हुई थी। देखते ही देखते पूरी रात गुजर गई और अगली सुबह अक्षत खुशी को अपने साथ गाड़ी में लेकर बैठा हुआ था और खुशी लगातार चीख रही थी। आंचू 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 की आवाज़ से वह पूरी कार गूंज रही थी, जिसके कारण अक्षत, जो कि लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसकी नज़र खुशी की तरफ गई। खुशी, जिसने इस वक्त अपने बदन पर एक टॉप जींस स्वेटर और ओवरकोट के साथ सर पर टोपी पहन रखी थी, क्योंकि उसे कल सर्दी लग चुकी थी। अक्षत एक ठंडी सांस लेकर अपना लैपटॉप साइड में रख देता है और गाड़ी के नीचे से एक ब्लैंकेट निकालकर उससे खुशी को कवर कर उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और उसे अपने सीने में छुपाते हुए बोला, रिलैक्स जान। और अक्षत की बात को सुनकर खुशी मासूमियत से उसके सीने में छुपते हुए धीरे से अपनी नज़र उठाकर बोली, कहाँ से मैं रिलैक्स हो जाऊँ अक्सू? देखिए तो मुझे कितनी सर्दी हो गई है, मेरी नोजी भी बह रही है, मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ और यह सब ना आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि इस पानी के नीचे खड़े मत होइए, हमें सर्दी लग जाएगी, पर आप माने ही नहीं। आपको तो बस अपनी मनमानी करनी होती है। आप नाक्सू बहुत बदमाश हैं, कहकर खुशी अपने गाल फुला लेती है और उसकी शिकायत को सुनकर अक्षत यूं ही उसे अपने सीने से लगाए हुए एक टिश्यू पेपर से उसकी नोजी साफ करते हुए बोला, नो वे जान, तुम अभी भी बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही हो और यह तुम्हारी छोटी सी नाक देखो तो यह लाल होकर और भी प्यारी लग रही है। और जहाँ तक बात है मेरी बदमाशियों की, तो वह सिर्फ तुम्हारे सामने होती है ना जान। आ जाओ, मेरे सीने से लग जाओ मेरा बच्चा। थोड़ी देर में हम लोग प्लेन में होंगे, तो वहाँ तुम स्टीम ले लेना, तुम्हें आराम मिलेगा, ओके। इतना कहकर वह खुशी को एक बार फिर अपनी बाहों में समा लेता है और उसकी बातों को सुनकर खुशी मुस्कुराते हुए उसके सीने पर अपना सर रख देती है और उसके चेहरे को एक प्यारी सी मुस्कान थी। अब वह धीरे से अपनी आंखें उठाकर अक्षत को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी। उसने बहुत ही प्यारी और मीठी आवाज़ में अक्षत के चेहरे को अपने हाथों में थाम उसके गाल को सहलाते हुए कहा, अक्सू, आपको पता है आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल परफेक्ट, हर लड़की का ख्वाब। और तुम्हें पता है कि तुम मेरी हकीकत हो, मेरे लिए परफेक्ट, मेरी दुनिया।
इतना कहकर वह प्यार से अपनी उंगलियां उसके बालों में सहलाने लगा और साथ ही उसकी पीठ को सहला रहा था। अक्षत के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुशी का चेहरा ब्लश करने लगा था। उसने धीरे से अपनी नाक चढ़ाते हुए मीठी सी आवाज में कहा, मक्खन लगाना तो कोई आपसे सीखे। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। थोड़ी ही देर में वह लोग अपने प्राइवेट जेट में थे और अक्षत गर्म पानी में खुशी को अपने हाथों से स्टीम दे रहा था। उसने उसके सर पर टॉवल कैरी कर रखा था और प्यार से उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि उसे स्टीम कैसे लेनी है। कुछ देर बाद खुशी, जिसने अपने हाथों में ग्लव्ज पहन रखे थे, उसने अपने ग्लव्ज को हाथों से निकाला और अब उसे रिलीफ फील हो रहा था क्योंकि जहाज के अंदर का मौसम थोड़ा नॉर्मल था। और सबसे बड़ी बात, अक्षत उसे बच्चों की तरह पेम्पर कर रहा था, जो कि उससे बहुत अच्छा लग रहा था। अब वह अक्षत के गले में अपनी बाहें लपेटकर एक बार फिर उसकी गोद में बैठ ही रही थी कि तभी अचानक ही खुशी ने फील किया कि अक्षत की बॉडी गर्म है। अब खुशी के हाथ अक्षत के चेहरे और सीने पर, उसके माथे पर और गले के पास चलने लगे, जिसके बाद अक्षत उसे अपनी नीली नज़र से घूरते हुए अपनी आंख छोटी कर बोला, जान, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? आर यू सेडुसिंग मी? और अक्षत की इस बात को सुनकर खुशी का मुंह बन गया। वह धीरे से उसके शोल्डर पर मारते हुए बोली, साढ़ा बाक्सू, आपकी सुई तो हमेशा एक ही जगह पर अटकी रहती है, बदमाश कहीं के। मैं तो चेक कर रही हूँ, आपको तो बुखार है और आपने डॉक्टर को दिखाया भी नहीं। एटलीस्ट डॉक्टर जब मुझे चेक करने आई थी तो आपको अपना भी इलाज करवाना चाहिए था ना। मैं ही पागल हूँ, मुझे ही सोचना चाहिए था जब मुझे सर्दी लग गई है तो शायद आपको भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। मैं सचमुच बहुत लापरवाह हूँ, यह जानने के बावजूद कि आप अपने बारे में सोचते ही नहीं। हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे। इतना कहकर वह परेशान होते हुए सर्विस बेल को रिंग करती है और उसकी परेशानी को सुनकर अक्षत यूं ही उसे दोबारा अपनी गोद में बैठाकर शांत करते हुए बोला, रिलैक्स जान, इतना सीरियस नहीं है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? जरा सा टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक हो जाएगा। यह सुनकर खुशी मुंह बनाते हुए अक्षत से बोली, आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता। आपसे तो बस गुस्सा या फिर रोमांस करवा लो, इसके अलावा आपको कुछ आता ही नहीं। बच्चों की तरह जिद करना जानते हैं लेकिन अपना ख्याल रखना नहीं। इतना कहकर खुशी अक्षत को डांट ही रही थी कि तभी एक एयर होस्टेस बड़े ही पोलाइट तरीके से अपनी नज़र झुकाए वहां आई तो खुशी उसे मेडिसिन बॉक्स लाने का ऑर्डर देती है। एयर होस्टेस तुरंत ही वहां से चली गई और थोड़ी ही देर में वह वापस आकर मेडिसिन देकर चुपचाप वहां से वापस चली गई। इस बीच उसने खुशी और अक्षत को अपनी नज़र उठाकर भी नहीं देखा क्योंकि उसे काफ़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिले थे और वह अक्षत की पावर से अनजान नहीं थी क्योंकि वह काफ़ी लंबे वक्त से इस प्राइवेट जेट के लिए काम करती थी। अब खुशी अक्षत को अपने हाथों से मेडिसिन देती है और उसको गोद से उतरकर उसका हाथ खींचते हुए प्राइवेट जेट में ही लगे हुए एक खूबसूरत बेडरूम में लाकर उसे सुलाते हुए बोली, अब आप कोई काम नहीं करेंगे, यहाँ लेटकर पहले आराम कीजिए, समझे? आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं लेकिन अपने मामले में पूरी तरह लापरवाह है। खुशी का इतना ओवर रिएक्ट करते हुए देखकर अक्षत सर झटकते हुए उसके हाथ को पकड़कर बोला, जान, तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हेल्दी हूँ। और अभी अभी तुमने मुझे मेडिसिन दी ना, देखो तुम यहाँ आओ और तुम रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, अगले 10 मिनट में मेरी एक इम्पोर्टेंट ऑनलाइन मीटिंग है। और वैसे भी मैंने इतने दिनों से तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए ऑफिस का कुछ खास काम नहीं किया है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। और अक्षत की बात को सुनकर खुशी का मुंह बन गया। ठीक है, अगर काम इम्पोर्टेंट है तो कर लीजिए, लेकिन कोशिश करना कि जल्दी मीटिंग ख़त्म हो जाए। अब अक्षत प्यार से मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला गया और अपने चेहरे पर एक बार फिर कोल्ड और सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए अपनी मीटिंग अटेंड करने लगा। इस वक्त उसके सामने एंथोनी बैठा हुआ था और इस मीटिंग में उसे असिस्ट कर रहा था क्योंकि फ़िलहाल उसका काम संभालने वाला सिवाय एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर था। वहीं दूसरी तरफ सिवाय और गौरी बनारस पहुंच चुके थे और थोड़ी ही देर में सिवाय का हेलीकॉप्टर बनारस के एक गांव में बड़े से मैदान के बीचों बीच आकर उतरा, जिसके बाद सिवाय, जिसने इस वक्त अपने बदन पर 5 पीस ब्लैक सूट, पैरों में ब्लैक लेदर शूज, हाथों में एक्सपेंसिव वॉच, चेहरे पर फ्रेंच बियर्ड जिसे काफ़ी स्टाइल के साथ सेट किया हुआ था, दोनों कानों में राउंड गोल्ड ईयरिंग, चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन, नीली आंखें जिस पर गोगल्स चढ़े हुए थे, वह हेलीकॉप्टर से निकलकर धीरे से गौरी की तरफ अपने हाथ बढ़ा देता है और गौरी नासमझी में आसपास के इलाके में अपनी नज़र घुमाते हुए कंफ्यूज होकर अपने हाथ चुपचाप सिवाय के हाथों की तरफ बढ़ा देती है। उसे फ़िलहाल यह जगह समझ में नहीं आ रही थी। सिवाय बड़े प्यार से एक राजकुमारी की तरह उसे हेलीकॉप्टर से बाहर निकालने में मदद करता है।
और अब उसका हाथ पकड़कर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा कि तभी गौरी, जिसने इस वक्त अपने बदन पर एक खूबसूरत स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी, बीच मांग में सिंदूर, दोनों बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करके उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। उसके खूबसूरत रेशमी बाल, काले बाल कमर के नीचे तक झूल रहे थे। साड़ी का आंचल हेलीकॉप्टर की हवा के कारण आसमान में उड़ रहा था। गौरी किसी तरह अपने बालों को कानों के पीछे करते हुए कन्फ्यूजन से सिवाय के साथ आगे बढ़ रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में कुछ सवाल थे। खूबसूरत काली कजरारी आंखें, माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर लिपस्टिक, कानों में एक्सपेंसिव झुमके और गले में एक नेकलेस के साथ लटका हुआ एक लंबा डायमंड और प्लेटिनम का बना हुआ मंगलसूत्र, पैरों में नॉर्मल हील वाली सैंडल और हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ। वह खूबसूरत नई नवेली सुहागन के रूप में थी। और तभी अचानक ही उसकी नज़र सामने चारों तरफ से उस इलाके को घेर कर खड़े लोगों की तरफ गई। यह लोग जो कि गांव के बासिंदे लग रहे थे। किसी के बदन पर धोती कुर्ता, पैंट शर्ट, नॉर्मल घाघरा साड़ी सूट और आंखों में कई सारे सवाल के साथ इस हेलीकॉप्टर को देखने की क्यूरियोसिटी, जैसे मानो उन लोगों ने कोई ऐसी चीज़ देख ली है जिसका कभी उन्होंने ख्वाब भी नहीं देखा होगा। इतने सारे लोगों को अचानक यहाँ देखकर गौरी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसकी नज़र जहाँ जहाँ तक जा रही थी, उस गांव के लोग ही नज़र आ रहे थे, जो हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर से उतर रहे कई रईस लोगों को देखकर क्यूरियस नज़रों से उन्हें घेर कर खड़े थे। सिवाय के कई सारे बॉडीगार्ड उन लोगों को चारों तरफ से आगे बढ़ने से रोकते हुए उनके बीच दीवार बनाकर खड़े थे। गांव के पास बासिंदों की गिनती सैकड़ों में होगी या फिर हजारों में, और सिक्योरिटी गार्डों की गिनती 80 से 90 होगी। गौरी भी हैरान नज़र से उन लोगों को देख रही थी कि तभी अचानक ही वहाँ कुछ लोगों को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि वह इन लोगों को पहचानने लगी थी। अब गौरी अचानक ही हड़बड़ाकर सिवाय की तरफ देखते हुए बोली, हीरो जी, हम लोग कहाँ आए हैं? कौन सी जगह है यह? हम बनारस आए हैं स्वीटी, तुम्हारे गांव। और सिवाय के मुंह से यह शब्द सुनते ही गौरी की आंखें फैल गई।